ना हिंदू का, ना मुसलमान का, ना सिख का, ना ईसाई का, ना अमीर का, ना गरीब का। जो सच्चे दिल से मेहनत कर कर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहे, ऐसे लोगों की शिक्षा के मंदिर वंदे भारत में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और आप सबकी कामयाबी ही हमारे जीवन का अहम मकसद है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार पुनः वंदे भारत में। इससे पहली वाली वीडियो में हमने बात करी थी मध्य प्रदेश राज्य की वैदिक काल के अंतर्गत जो स्थिति रही थी उसके बारे में, और आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश राज्य की महाजनपद काल के अंतर्गत क्या स्थिति रही है उसके बारे में। लेकिन इससे पहले आप सभी लोगों से कुछ सवाल, जैसे कि भगवान राम को तुलसीदास जी के दर्शन कहाँ हुए थे, जो कि इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा था। महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ किन किन राज्यों ने दिया था, पांडवों का साथ किन किन राज्यों ने दिया था, महाभारत कालीन प्रमुख नगर कौन कौन से थे। इसके बाद रावण द्वारा सीता मैया का हरण किन जंगलों में किया गया था, टोंस नदी के तट पर कौन सा आश्रम स्थित था जहां पर माता सीता के द्वारा लव और कुश को जन्म दिया गया था, किस काल में आर्यों के द्वारा विंध्याचल पर्वत को पार कर लिया गया था, और ऐतरेय नामक ब्राह्मण ग्रंथ में वर्णित किस जाति के बारे में यह कहा जाता है कि यह जाति पहले के समय में मध्य प्रदेश के जंगलों में ही निवास किया करती थी। इन सभी प्रश्नों में से जिस भी प्रश्न का सवाल या जिस भी प्रश्न का जवाब आपको आता हो उसका जवाब जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में महाजनपद काल के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें कि महाजनपद काल हम कहते किसको हैं, या महाजनपद काल हमारा क्या था, महाजनपद काल के अंतर्गत कौन सी बातें थी, कैसा क्या था, उसके बारे में। तो देखिए, सबसे पहले कल आपने वैदिक काल पढ़ा था, ठीक है। वैदिक काल वाले वीडियो में आपने देखा था कि वैदिक काल आपका कब से लेकर कब तक रहा है, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो समय है, ये समय आपका वैदिक काल के तौर पर जाना जाता है। अब जब हम वैदिक काल से आगे बढ़ते हैं या वैदिक काल के अंत में आ जाते हैं, वैदिक काल की समाप्ति होने के बाद 600 ईसा पूर्व में ही संपूर्ण भारतवर्ष में, ठीक है, संपूर्ण भारतवर्ष में कई शक्तिशाली राज्यों का उदय होता है, या दूसरे शब्दों में कई शक्तिशाली प्रशासनिक शक्तियों का उदय होता है, जिनको हमारे भारत के इतिहास में महाजनपद के तौर पर जाना जाता है, ठीक है। इन्हीं महाजनपदों के उदय से लेकर इनके पतन तक का समय, या इन्हीं महाजनपदों के जन्म से लेकर इनके समाप्ति का जो समय है, उसको हम कहते हैं महाजनपद काल, जो कि हमारा 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक चला, ठीक है। अगर हम बात करें महाजनपदों के बारे में, तो इन महाजनपदों की संख्या थी 16 महाजनपदों में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद थी वो थी आपकी मगध, ठीक है। इन्हीं 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद ऐसी भी थी जो कि वर्तमान के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि इन महाजनपदों का हमारे भारतीय इतिहास में किसी प्रकार का कोई खास वर्णन नहीं है। अगर हम बात करें उत्तर वैदिक काल की, तो उत्तर वैदिक काल में थोड़ा थोड़ा महाजनपदों के बारे में देखने को मिलता है। वहीं एक ग्रंथ ऐसा भी है जहाँ पर इन 16 महाजनपदों के बारे में विशेष उल्लेख दिया गया है। तो कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रंथ है जिसमें 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है हमको अंगुत्तर निकाय नामक एक ग्रंथ में, जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि इन 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद ऐसी थी जो कि वर्तमान के मध्य प्रदेश राज्य में आया करती थी। पहला सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि इन 2 महाजनपदों में से, देखिए इन 16 महाजनपदों में से वह कौन सी 2 महाजनपद थी जो कि वर्तमान के मध्य प्रदेश राज्य में आया करती थी। तो देखिए, पहली महाजनपद का नाम है चेदी महाजनपद, वहीं दूसरी महाजनपद का नाम है अवंती महाजनपद। आज के इस लेक्चर में हम चेदी महाजनपद के बारे में बात करेंगे, वहीं इसके अगले लेक्चर में हम बात करेंगे अवंती महाजनपद के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस लेक्चर की।
तो 16 महाजनपदों में से चेदी महाजनपद और जो आपकी अवंती महाजनपद है ये वर्तमान मध्य प्रदेश में आया करती थी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेदी महाजनपद की आज, और इसके बाद हम बात करेंगे अवंती महाजनपद की। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, चेदी महाजनपद आपकी अत्यंत ही शक्तिशाली महाजनपद थी। अगर हम बात करें कि वर्तमान समय में ऐसा वह कौन सा क्षेत्र है जो कि चेदी महाजनपद के अंतर्गत आया करता था, आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से वो कौन सा क्षेत्र है जो कि प्राचीन समय में चेदी महाजनपद के अंतर्गत आया करता था, तो इसका आंसर है वर्तमान जो बुंदेलखंड नामक क्षेत्र है, ये पहले के समय में चेदी महाजनपद के अंतर्गत आया करता था। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्तमान का बुंदेलखंड नामक क्षेत्र पहले के समय में चेदी महाजनपद के अंतर्गत आया करता था। दूसरी बात देखिए, जो आपकी चेदी महाजनपद है, चेदी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी, तो चेदी महाजनपद की राजधानी का नाम था शक्तिमती। ठीक है, कहीं कहीं आपको ये सूक्तिमती भी देखने को मिलता है, तो अगर सूक्तिमती आए तो सूक्तिमती लगा देना, और अगर शक्तिमती आए तो शक्तिमती भी लगा देना। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। देखिए, चेदी महाजनपद जो थी इसके बारे में आपके महाभारत ग्रंथ में भी वर्णन मिलता है। महाभारत के ग्रंथ में भी चेदी महाजनपद का वर्णन मिलता है, और महाभारत कहती है कि जो चेदी महाजनपद है, देखिए महाभारत के अनुसार चेदी महाजनपद का जो शासक था वो था शिशुपाल। वहीं अगर हम बात करें भारतीय इतिहास की, तो भारतीय इतिहास इस विषय में कुछ अलग ही बात करता है। वो कहता है कि चेदी महाजनपद का शासक था खारवेल। तो दोनों ही प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। महाभारत के अनुसार चेदी महाजनपद का शासक कौन था, या चेदी महाजनपद का शासक नॉर्मली कौन था, तो कौन था, खारवेल था। इसके बाद अगर हम बात करें चेदी महाजनपद के बारे में, तो देखिए जो आपकी चेदी महाजनपद है, ये महाजनपद अत्यंत ही, जैसा कि मैंने आपको बताया, बहुत ही शक्तिशाली महाजनपद रही है चेदी महाजनपद। चूंकि ये अत्यंत शक्तिशाली महाजनपद थी, इसलिए ये धीरे धीरे फैलती गई और फैलने के क्रम में इसकी एक नवीन शाखा का भी निर्माण हुआ, जो कि कलिंग में जाकर विकसित हुई। कहाँ पर जाकर विकसित हुई, कलिंग में। और कलिंग कहाँ पर है, कलिंग जो है ये वर्तमान के उड़ीसा नामक राज्य में स्थित है, जो कि प्राचीन समय के लिए हाथियों के लिए बहुत जाना जाता था, और अब भी यह हाथियों के लिए बहुत जाना जाता है। लास्ट देखिए, चेदी महाजनपद वैसे तो बहुत शक्तिशाली महाजनपद थी, लेकिन बदलते हुए समय के परिणाम स्वरूप चेदी महाजनपद बहुत सारे ऐसे कारण उत्पन्न हुए जिनके परिणाम स्वरूप चेदी महाजनपद धीरे धीरे कमजोर होने लगी। जैसे कि यहाँ के उत्तराधिकारी धीरे धीरे दुर्बल होने लगे, सेना की शक्ति क्षीण होने लगी, और भी कई सारे ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिससे चेदी महाजनपद का जो स्वरूप था वो धीरे धीरे विकृत होने लगा। और इन सभी परिस्थितियों का फायदा, इन सभी कमजोरियों का फायदा उठा लिया नंद वंश के एक शासक ने, जिसका नाम था महापद्मानंद। ठीक है, नंद वंश के शासक महापद्मानंद ने चेदी वंश की जो आपकी चेदी महाजनपद है, इसकी कमजोरियों का फायदा उठाकर इसको अपने साम्राज्य में मिला लिया, और इसके साम्राज्य का नाम था मगध साम्राज्य। देखिए, कई प्रकार के प्रश्न आपके एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में बनते हैं, वहीं कभी कभी आपकी एमपीपीएससी की मेंस के एग्जाम में भी लिखने के लिए आ जाता है। प्रश्न बनता है, चेदी महाजनपद वर्तमान में वो कौन सा क्षेत्र है जिसके अंतर्गत
चेदी महाजनपद का क्षेत्र आया करता था। यह चेदी महाजनपद वर्तमान के किस क्षेत्र में आया करती थी? बुंदेलखंड। चेदी महाजनपद की चेदी महाजनपद की राजधानी कौन सी थी? शक्तिमती या सुक्तिमती? महाभारत के अनुसार चेदी महाजनपद का शासक कौन था? शिशुपाल या चेदी महाजनपद का, जैसा कि मैंने आपको बताया वैसे ही पूछेगा तो कौन था? खारवेल। चेदी महाजनपद की दूसरी शाखा का निर्माण कहां पर हुआ? उड़ीसा के कलिंग में। वही किस वंश के शासक के द्वारा चेदी महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया? तो नंद वंश के शासक के द्वारा चेदी महाजनपद को अपने साम्राज्य में मिला लिया गया। फिर पूछ लेगा किस शासक ने मिलाया था? महापद्मानंद ने मिलाया था। इसके साम्राज्य का नाम मगध साम्राज्य। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। इनको अच्छे से रट लीजिएगा। जो भी मैंने आपको एक एक फैक्ट बताया, अगर यही फैक्ट आपके MPPSC में लिखने के लिए आ जाते हैं तो इन्हीं को मिलाकर लिख दीजिएगा। क्वेश्चन आता है चेदी महाजनपद पर अपनी टिप्पणी लिखिए। 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, 5 का आ जाएगा या 10 का आ जाएगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे जो 16 महाजनपदों में से 2 महाजनपद मध्य प्रदेश में आया करती थी, उनमें से जो दूसरी महाजनपद है अवंती महाजनपद, उसके बारे में। और इसके वाली वीडियो में हमने चेदी महाजनपद के बारे में तो बात कर ही ली। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।